तो आज हम पढ़ेंगे भाई मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो ये कोई भी मॉडल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मॉडल ऑफ एटम है, टॉपिक जो हमारा है, इसका मीनिंग क्या है। मॉडल ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ना है। तो जैसे देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि भाई एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये चीज हमने स्टडी करी। अब बात क्या है, अब हम जानना चाहते हैं एटम का मॉडल, इसका मीनिंग क्या है। देखो एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले बनाया जाता है उस घर का नक्शा, मकान का मैप बनाते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई कहाँ क्या चीज बनाएंगे, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ पर हमारे घर की सीढ़ियां होगी, कहाँ किचन होगा, कहाँ बालकनी होगी, कहाँ पर ड्राइंग रूम होगा। तो ये सब सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं पेज के ऊपर, एक मॉडल के द्वारा, एक 3D डिजाइन के द्वारा हम ये चीज करते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में हमारा घर नहीं होता, वो तो क्या है मॉडल। तो उसी प्रकार अब हम एटम में भी समझेंगे कि एटम के अंदर, जैसे सपोज कीजिए ये एटम है, ये हो गया एटम। तो अगर मैं इसमें समझाने लगूं कि भाई प्रोटॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां है और इसके अंदर न्यूट्रॉन कहां है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन कैसे हैं, कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज अगर हम बताने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा एटम का मॉडल, और एटम दिखाई कैसा देता है। तो ये जो चीजें हम एटम के बारे में सारे के सारे बताते हैं, तो वो क्या है, मॉडल ऑफ एटम। समझ आ गया एटम मॉडल का मीनिंग क्या है, वो समझ आ गया ना। अब एटम का जो फर्स्ट मॉडल है वो दिया गया था जे थॉमसन के ऊपर। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम ये किसने दिया था, जे थॉमसन। लेकिन एट प्रेजेंट इस मॉडल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता इस मॉडल से, कोई इसका यूज नहीं है। ये जो एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम है उसके आसपास भी कहीं नहीं है। इसलिए इसके बारे में एक या 2 लाइन ही लिखी मिलेंगे आपको बुक में भी, और हम भी वही पढ़ेंगे कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। एक बार ध्यान दें, इसको वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज लाइक ए वाटरमेलन। एटम किसकी तरह है, एक वाटरमेलन की तरह। एक बार हम जानते हैं वाटरमेलन कैसा होता है, एक बार ध्यान देना इस पॉइंट पे। जैसे देखो छिलका उतारने के बाद जब आप वाटरमेलन को देखोगे, यानी तरबूज को आप देखोगे, तो वो कैसा दिखाई देता है, रेड। पूरा का पूरा क्या होता है, रेड, जिसमें कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड। ऐसा ही होता है ना भाई कि पूरा तरबूज क्या होता है, लाल होता है, जिसमें हर जगह क्या प्रेजेंट है, सीड। समझ में आ गई मेरे को। अब हम आ जाते हैं जे थॉमसन के एटम के मॉडल पे, क्योंकि इसने कहा कि एटम किसकी तरह है, कि वाटरमेलन की तरह। तो इसने क्या कि वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है, जैसे वाटरमेलन का रेड पोर्शन होता है पूरा लाल वाला हिस्सा, जिसे पूरा का पूरा तरबूज या वाटरमेलन बना हुआ है, इसी प्रकार पूरा का पूरा एटम बना हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बना पूरा एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। समझ में आ गई बात। अब वाटरमेलन में कहीं कहीं क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड, उसके बीज होते हैं। तो उसी प्रकार अब एटम में भी कहीं कहीं क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, नहीं आया, आ गया भाई समझ में कि बिल्कुल एटम किसकी तरह है, एक तरबूज की तरह है। जो लाल पोर्शन है वो तो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई, समझ आ गया भाई। ये यानी इसने एटम को बिल्कुल सॉलिड माना, ठोस एक गेंद की तरह माना। समझ में आ गई बात ये। लेकिन अब इस मॉडल की अच्छी चीज क्या है, बाकी तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, इसका अच्छी चीज क्या है, इस मॉडल की अच्छी चीज ये है कि ये मॉडल एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। किसको एक्सप्लेन कर सकता है, ये न्यूट्रलिटी को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन इक्वल नंबर है, और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर को होंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाएंगे, 0 चार्ज, यानी कि न्यूट्रल। समझ में आ गई बात। तो ये समझा सकता है कि एटम न्यूट्रल होता है, और एक्चुअल में भी एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। तो ये जो मॉडल है ये सिर्फ एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर पाता है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं तो वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट, जो मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम है उसका बेस, एक प्रकार से आप इसको मान सकते हैं। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हमने पढ़ना है जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन क्या है, कि ये गलत कैसे। तो जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता? रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग से नहीं है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने से पहले हमने क्या स्टडी करना जरूरी है? रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझना जरूरी, क्योंकि उसका जो मॉडल है उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो पहले समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था, ध्यान देना इस पे। सबसे पहले ग्लास स्लैब ली, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा, उसके बाद रखी एक स्लिट, एक डोर की तरह मान सकते हो आप, इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। उसके बाद रखिए थिन गोल्ड फॉइल, वेरी थिन, 0.7 माइक्रोमीटर, बहुत पतली होती है, मीटर का 1 लाख 10 लाख में से भी कम। उसके बाद रखी फोटोग्राफिक फिल्म मान लो, या इसको आप जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोल सकते हो, या यहां पर हम यूज कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आया? ग्लास स्लैब जिसके अंदर क्या रखा गया है? रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसके बाद एक स्लिट जिसके अंदर एक होल था, इस होल का भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। उसके बाद एक गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस 0.7 माइक्रोमीटर है, और उसके बाद क्या रखा? फोटोग्राफिक फिल्म या जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हम दोनों में से कोई भी रख सकते। समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। एक्सपेरिमेंट तो बाद में समझना है, पहले हम जान लें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है रेडियो एक्टिव मटेरियल। देखो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, ध्यान देना भी इस पॉइंट पे। रेडियो एक्टिव मटेरियल एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जिसमें से 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? एक अनस्टेबल मटेरियल होता है जो सेल्फ डिसइंटीग्रेट, अपने आप टूटता रहता है, अपने आप डिकम्पोज होता रहता है, अपने आप खत्म होता रहता है बगैर किसी फैक्टर के। सेल्फ डिसइंटीग्रेट होता है, और जब वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होता है अपने अनस्टेबिलिटी की वजह से, उसमें से क्या क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा पे चार्ज होता है नेगेटिव, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब यहां पर भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया गया। अब ये क्या है, जो स्लिट है इसका क्या काम होता है? जैसे देखो इसमें से पार्टिकल्स सब निकलेंगे तो बिखरेंगे, हर तरफ निकलेंगे, लेकिन ये स्लिट क्या करती है? बाकी पार्टिकल्स को नहीं जाने देती, जो बिल्कुल स्ट्रेट है यहां से, सिर्फ जो इस होल से गुजरेंगे वो जा सकते हैं, बाकी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। जिससे हमें क्या मिलती है? एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या मिलती है? एक तो जैसे बल्ब है, जैसे इसकी रोशनी पूरे रूम में भी कर रही है, एक बल्ब की रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही भी कर रही है, तो यहां पर हमने क्या मिलेगी? एक बीम। समझ में आ गई मेरी बात? ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये गोल्ड फॉइल हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आया? अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। ध्यान देना आपने, इससे अलग एक पॉइंट पे और ध्यान देना है, इससे आगे हमने देखो क्या होता है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं तो पहले होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर होता है एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन, और फिर क्या होती है उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। समझ में आ गई बात? तो हमने देख लिया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या देखा, यानी पहले तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, फिर उसमें क्या देखा,
और फिर तीसरा पॉइंट कि जो देखा उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, उस चीज को हमने समझना। तो चलिए अब हम उसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ध्यान देना मैं इस पॉइंट पे कि क्या देखा, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, यहां से निकले अल्फा पार्टिकल, तो रदरफोर्ड ने देखा कि मोर देन 99.9%, कितना, मोर देन 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड। यानी सबसे पहले क्या देखता है कि सबसे पहले इसने क्या देखा कि 99.9% से भी ज्यादा पार्टिकल क्या हो गए, गोल्ड फॉयल से पास हो गए बिल्कुल स्ट्रेट, और वो जाकर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर टकरा। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वो एज इट इज स्ट्रेट। पहली ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी, सम अल्फा पार्टिकल लेस देन 0.1%, less than 0.1% deflected through small। तो क्या हुआ, कितने, किससे, 0.1% से भी कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, क्या हो गया, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, लिटिल बिट चेंज होगी। दो ऑब्जर्वेशन समझ में आई, मतलब तो बाद में निकालेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो बात की चीज है। हम पहले समझ रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या दिखाई दिया, तो क्या दिखाई दिया कि 99.9% से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के अंदर से चले गए बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ नहीं हुआ उन्हें। 0.1% से भी कम पार्टिकल अपने पाथ से हल्का सा क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, उनका पाथ थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद। और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो दिखाई दी वो क्या थी, 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 20,000 रिट्रेस इट्स path after striking with a gold foil, after collision with a gold foil। यानी क्या हुआ, 20,000 में से एक पार्टिकल गया गोल्ड फॉयल पे टकराया, और गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद उसने क्या किया, अपने पाथ को रिट्रेस किया, मतलब वो क्या हो गया, वापस आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। तो 3 ऑब्जर्वेशन है, तीनों पर हम फिर से ध्यान देते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, more than 99.9% alpha particle pass straight, less than 0.1% deflected through small angle, and 1 out of 20,000 retrace its path। उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, कोलिजन के बाद वो वापस से अपने उसी पाथ पर लौट आया। समझ में आ गई बात। ये था एक्सपेरिमेंट, क्या था ये, एक्सपेरिमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखते हैं, जो कि सबसे जरूरी है, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। समझ में आ गई मेरी बात। ओके, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। तो देखो उसमें सबसे पहला कंक्लूजन, सबसे पहला पॉइंट जिस पे हमने ध्यान देना। तो देखो ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल। क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल। अब जैसे मैं यहां से सीधा चलना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मैं कहां तक जा सकता हूं, जहां तक कोई दीवार नहीं आती। जैसे ये दरवाजा अगर बंद है तो क्या मैं उस तरफ जा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। मैं आगे तभी जा पाऊंगा जब यहां पर जगह क्या है, खाली है। जैसे अगर मैं यहां से चलूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो अब ये टेबल है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये क्या हो गया कि रुकावट आ गई। समझ में आ गई बात। अब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चला गया गोल्ड फॉयल के क्रॉस,
इसका मतलब गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल को कोई रुकावट नहीं है, इसको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई भी इंट्रेंस कोई रुकावट कुछ भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल क्या हो गया स्ट्रेट। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब वहां पर स्पेस क्या हो, एम्प्टी। इसका मतलब गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है, बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली। अब गोल्ड फॉइल किससे बनी है, एटम से। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भाई हर एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस, या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल क्या होता है, एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर कुछ होता तो अल्फा पार्टिकल उसके साथ टकराता तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती, रुकता, कुछ ना कुछ तो होता। अब कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब वहां पर कोई चीज नहीं। और मोस्ट ऑफ द स्पेस होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू, लगभग सारे ही तो चले गए। तो इसलिए कि वह एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, एम्प्टी है, बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। समझ आ गया ये पॉइंट। और इसी पॉइंट के आधार पर हम जे थॉमसन को गलत प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव कर देते हैं, क्योंकि उसने तो बताया था एटम तो पूरा पॉजिटिव होता है, सॉलिड होता है। अब जब अल्फा पार्टिकल आगे टकराएगा तो अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव और चार्ज, और पूरा एटम में क्या अंदर से ठोस, तो अल्फा पार्टिकल उसके अक्रॉस जा ही नहीं सकता, मतलब एक अल्फा पार्टिकल भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो लेकिन यहाँ तो 99.9% चले गए। इसका मतलब जो उसका एक्सपेरिमेंट दिया, जो मॉडल था, वो क्या था, रॉन्ग था। क्योंकि उसने तो एटम को क्या बताया, तरबूज की तरह बिल्कुल अंदर से ठोस बता, भरा हुआ बता। अब अगर भरा हुआ तो वहां से अल्फा पार्टिकल कैसे गुजरेगा। समझ में आ गई मेरी बात, कर लोगे ना इसको। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हो, फर्स्ट कंक्लूजन क्लियर होगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमने क्या देखा है कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, दैट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन गोल्ड फॉइल इज एम्प्टी, वो खाली है। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, ध्यान देना बस। सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा, एज अल्फा पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज, so it can be deflected by a positively charged body, that means atom must have positively charged body। अब देखो, ध्यान देने की बात है कि भाई अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है। जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब ये एटम के अंदर से गुजरेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ऐसा कब होगा, जब इसको, क्योंकि ये तो स्ट्रेट जा रहा था, अब जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रेट चल रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब कोई फोर्स मेरे डायरेक्शन को चेंज करेगा। जैसे आपने पढ़ा है किसमें, 9th क्लास में पढ़ा है इनर्शिया में, कि डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होती जब तक उसके ऊपर फोर्स न लगाया जाए, उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन भी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा। अब वो फोर्स क्या होगा, अब अल्फा पार्टिकल है, इस पे तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी चीज में रिपेल, क्योंकि अगर कोई अट्रैक्ट करता तो ये वहीं पर चिपक जाता, वहीं पर रुक जाता। लेकिन ये तो क्या होगा, आगे क्या है, इसका मतलब इसको किसी ने क्या किया है, रिपेल। और पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट ही रिपेल कर सकता है। इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है जो क्या कर रही है, अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आ गई बात, उसको रिपेल कर रही है। स्ट्रेट गए थे अल्फा पार्टिकल्स, तो डायरेक्शन कैसे चेंज। हाँ देखो, जैसे मान लो अब ये अल्फा पार्टिकल ये स्ट्रेट जा रहा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब ये कोई दूसरी पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट है, जब ये उसके बिल्कुल पास से गुजरेगा तो इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होते ही क्या होगा, डायरेक्शन। लेकिन सर वो तो स्ट्रेट गए थे। हाँ हाँ, यहां तक तो स्ट्रेट है, यहां तक क्या है, स्ट्रेट। समझ में आ गई बात। लेकिन रिपल्शन फोर्स तो यहां लगा, जहां फोर्स लगेगा वहीं पर क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। फोर्स लग गया ना, रिपल्सिव फोर्स भी तो एक फोर्स है, जैसे रिपल्सिव फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, इसलिए उसने एयरप्लेन डिफ्लेक्ट किया। समझ में आ गई बात। तो इसी से ये प्रूव होता है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रही है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की बॉडी नहीं होती तो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करना, डिफ्लेक्ट होना, इस बात को प्रूव करता है कि वह एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी प्रेजेंट है। दो ऑब्जर्वेशन क्लियर होगी। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई वन अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, यानी एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पे वापस आ जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। कंचा के लिए
तीनों ने खेली? ओके। आमतौर पर क्या होता है, जब हम कंचा खेलते थे बड़ी कंचे होती है और एक सबसे छोटी कंचे होती है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक बड़ी कंचा रखी तो उसको एक छोटी कंचा से हिट किया तो क्या होगा? जो होने की बात है, तो खेल में फोर्स तो साइंस होगी ना, बात यहाँ पर गेम की चल रही है कि ये जो बड़ी कंचे है, ठीक है, जिसको अंटा भी बोल देते हैं, ये तो वहीं पर रुकेगा, ये जंप करके क्या आएगी? वापस आएगी। समझ में आएगी बात? अब आप उल्टा कीजिए, ये छोटी कंचा को रखिए और इस पे ये बड़ी कंचा लेके मारिए, तो छोटी तो मिलेगी नहीं, बड़ी कंचा भी आगे और छोटी। समझ में आ गई? मतलब फर्क किसको नहीं पड़ता? जो हैवी है, जो समझ गए ना, जो भारी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर इस छोटी जो कंचा, इसका वेट बहुत कम है और इसका वेट या बोल लीजिए मास क्या बहुत ज्यादा, इसलिए इसको कुछ नहीं हो, कंचा से टकराई और वापस आ। अब यहां पर एटम के केस में ये क्या हुआ है कि एक जगह तो एटम है, समझ में आ गई बात, और एक जगह क्या है? अल्फा पार्टिकल है। हुआ क्या है कि ये अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया। वापस कौन आया है? वन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक, कि एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल या बोल लीजिए उसमें किसी न किसी एटम से टकराएगा, एटम से टकराया और क्या हो गया? वापस आ गया। समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब कि भाई जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी है, क्योंकि वापस कौन भेज सकता है? पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी वापस भेजेगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी है वो क्या है? बहुत हैवी है, कि उसने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया होगा और उसको वापस से भेज दिया होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर ये हैवी नहीं होती तो अल्फा पार्टिकल वापस से नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई अल्फा पार्टिकल क्यों वापस आ गया? वो इसलिए वापस आ गया क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी जो उसको वापस भेज रही है वो क्या? बहुत हैवी है, अल्फा पार्टिकल से बहुत हैवी। क्योंकि लाइट होती तो अल्फा पार्टिकल को वापस नहीं भेज पाती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी अच्छा खासा मास होता है। तो ये समझ आ गया? अगर मैं आपको अल्फा पार्टिकल का इंट्रोडक्शन दूं तो अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब अगर आप हीलियम एटम की बात करो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 और एटॉमिक मास क्या होता है? 4। मतलब अगर हम हीलियम एटम के बारे में बात करें तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन। अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं किसी तरह से, सपोज करो हमने इसके निकाल दिए, तो अब जो ये हीलियम बचेगा ना, ये और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? सेम। यानी अल्फा पार्टिकल किस चीज से बना हुआ है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। समझ गए? अल्फा पार्टिकल किससे बना हुआ? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए इसको डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम की तरह मानते हैं, अच्छा खासा मास होगा। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? जैसे एक चीज जो अब तक हमने नोटिस की इस पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन में, हमने देखा कि जिन अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे वो वापस आए हैं या वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, जिन भी अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज हुई है उनका नंबर क्या है? बहुत कम। उन सब का नंबर क्या है? बहुत कम। और उनका नंबर कम होना किस बात को शो करता है? उनका नंबर कम होना इस बात को शो करता है कि भाई एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी है उसका साइज बहुत छोटा है। उसका साइज क्या है? बहुत छोटा। समझ में आ गई बात? रीजन भी है कि उसका साइज कैसे छोटा हुआ। सपोज कीजिए इसका साइज बड़ा होता है, बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल इससे टकराते, ज्यादा अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती, ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या आते? वापस। लेकिन जिन अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है या जो वापस आ रहे हैं उनका नंबर क्या है? बहुत कम, 0.1% से भी कम। समझ में आ गई मेरी बात? नंबर बहुत कम है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज एंटिटी एटम के अंदर प्रेजेंट है इसका साइज क्या? बहुत छोटा। क्योंकि अगर साइज बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल इससे टकराते, ज्यादा की डायरेक्शन क्या होती? चेंज होती। समझ में आ गई बात?
चारों के चारों कंक्लूजन समझ आ गए क्या मीनिंग है? मैं फिर से ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए। इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है। 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट, 0.1% से भी कम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, एंड 1 आउट ऑफ 20,000 रिट्रेस इट्स ए पाथ। कंक्लूजन, अब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है? एम्प्टी। अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो किसके द्वारा पॉसिबल है? किसी पॉजिटिव चार्ज के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही पॉसिबल है। दैट मींस एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस भी आ रहा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी उसको वापस भेज रही है, उसका मास क्या है? काफी ज्यादा, क्योंकि अगर उसका मास कम होता तो फिर वो अल्फा पार्टिकल को वापस से नहीं भेज पाती, उसका मास काफी ज्यादा है। और फोर्थ पॉइंट कि जो अल्फा पार्टिकल वापस आए या जो डिफ्लेक्ट हुए उनका नंबर बहुत कम है। दैट मींस जो पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी ये सारा काम कर रही है उसका साइज क्या? बहुत छोटा है, साइज बहुत स्मॉल है। समझ आया? देखो मैं हम पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड मॉडल में एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन। अब हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था वो मॉडल, और फिर हम क्या करेंगे? इस मॉडल को उन कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे, मिला के देखेंगे क्या इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे कंक्लूजन फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। यानी अब क्या करेंगे हम एक बार ये देखेंगे कि एटम को कैसा बताया रदरफोर्ड ने कि एटम तो ऐसा है। फिर हम देखेंगे कि जैसा एटम का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने बताया है, क्या वो सारे के उस मॉडल के द्वारा वो सारे कंक्लूजन को समझाया जा सकता है या नहीं, यानी प्रूव कराएंगे उस चीज में कंक्लूजन के बेसिस पे। तो जब रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल बताया तो रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एटम के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उसने क्या बताया? न्यूक्लियस। और उसने दूसरा पार्ट क्या बताया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। अभी सिर्फ सुनो, 2 पार्ट बताए रदरफोर्ड ने एटम के अंदर, 2 पार्ट बताए अपने कंक्लूजन के बेसिस पे। क्या क्या थे? न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। अब हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। ध्यान दें, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई न्यूक्लियस एक बहुत स्मॉल साइज की पॉजिटिव एंटिटी है जो एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होती है। क्या कहा उसने न्यूक्लियस के बारे में? कि न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटे साइज की पॉजिटिव एंटिटी है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव बॉडी है, जो कहां प्रेजेंट होती है? एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होती है। और ये न्यूक्लियस किसके द्वारा बनता है? न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा। मतलब कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि भाई एटम में जो मास है वो किसका मास होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, इनके कंपैरिजन में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि एटम का सारा मास किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। समझ में आई मेरी बात? अब इसको फिर से मैं एक बार पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में बताता हूं। अकॉर्डिंग टू हिम, न्यूक्लियस इज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी that present at the center of a atom. It is made up of protons and neutrons. That means whole mass of a atom is present in a nucleus. समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ नहीं हुआ? न्यूक्लियस के बारे में आप फिर से ध्यान देना इस बात का कि न्यूक्लियस एक स्मॉल साइज की पॉजिटिव एंटिटी है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है जो एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है। किस किस चीज से बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। समझ आया? फिर क्या कहता है रदरफोर्ड? आगे ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू हिम, अब क्या न्यूक्लियस के चारों तरफ लार्ज स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इज एम्प्टी। उसके अनुसार न्यूक्लियस के चारों तरफ
बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। लार्ज स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इज एम्प्टी। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारा स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। और इस स्पेस को उसने क्या नाम दिया था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम दिया उसने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। के रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारी जगह, बहुत सारा स्पेस खाली है, और उस खाली स्पेस को क्या नाम दिया उसने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और फिर उसने क्या कहा, इन दिस वैकेंट स्पेस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in same way as planets revolve around sun in our solar system। समझ में आई बात? यानी उसने क्या कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो स्पेस एम्प्टी है, इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, और उसी प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये मॉडल कल मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने ड्रीम देखा। अब जब रदरफोर्ड ने सारा का सारा काम किया, ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन आ गए, ऑब्जर्वेशन आ गए, लेकिन कंक्लूजन के बाद वो इस मॉडल पर नहीं पहुंच पा रहा था कि एटम एक्चुअल में है कैसा, उस बात को समझ नहीं आ रहा था। तो वो क्या हुआ, वो काम करते करते लैब में सो गए। सोने के बाद उसने एक सपना देखा। तभी उसने एक कंपैरिजन किया है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सेम वे एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन ए सोलर सिस्टम। ये उसको ड्रीम से आई थी पूरी की पूरी स्टेटमेंट, उसने अपने ड्रीम को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, वो सपना देखता है कि वो कहीं स्पेस में खड़ा है, अंतरिक्ष, कुछ नहीं, और सारे के सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। उसने देखा भाई ये तो प्लैनेट्स हैं, उसको दिखाई दिए। तो उसने देखा भाई प्लैनेट्स चारों तरफ घूम रहे हैं, तो स्पेस में कहां आ गया, तो कहां आया, तो उसके बाद वो उसने नीचे की तरफ देखा, तो उसने देखा कि वो कहां खड़ा है, वो सूर्य के ऊपर खड़ा है। कहां खड़ा, वो सूर्य के ऊपर खड़ा। उसको अपना नीचे आग जलती हुई दिखाई दी, एकदम से घबरा गया क्योंकि मैं आग में खड़ा हूं मैं, और उसकी तुरंत क्या होगी, आंख खुल गई। आंख खुलते ही घबराहट के बाद थोड़ी देर में रिलैक्स हुआ। उसके बाद उसने बार बार अपने सपने के बारे में सोचा, बार बार सोचा कि मैंने क्या सपना देखा है, क्या सपना देखा है, क्या सपना देखा है। जब बार बार उसने सोचा तो उसने उसी सपने को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटम के मॉडल में। अब मैं उसके सपने को इस मॉडल के साथ कंपेयर करूं, फिर इस मॉडल में मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, कंक्लूजन के साथ कंपेयर करूंगा। देखो कि जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो वो क्या बोलते हैं उसको, सन। सन का वेट पृथ्वी के वेट से 13 लाख गुना ज्यादा है। पढ़ी होगी नहीं ये चीज, 13 लाख से भी बल्कि ज्यादा है, 13 लाख गुना ज्यादा है वेट ऑफ ए सन एज कंपैरिजन टू अर्थ। सूर्य के चारों तरफ क्या, अंतरिक्ष, स्पेस है, यानी एम्प्टी स्पेस हो बहुत ज्यादा, और उस एम्प्टी स्पेस में क्या हो रहा है, जो प्लैनेट्स है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब प्लैनेट का मास सूर्य के मास के कंपैरिजन में तो क्या है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब जो अपना सोलर सिस्टम है उसका सारा का सारा मास किसके अंदर कंसंट्रेटेड है, सन के अंदर। समझ में आ गई बात? सोलर सिस्टम का जितना मास है वो सारा किसमें प्रेजेंट है, सन में प्रेजेंट है, और जो प्लैनेट्स है वो सारे के सारे सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। सन के चारों तरफ बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? समझ गए? यो एक ड्रीम था, इसने यो क्या बना दिया, ड्रीम को बना दिया मॉडल। तो मॉडल समझ में आया। अब इस मॉडल को मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, जो हमने कंक्लूजन्स पढ़े हैं उसके साथ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। करें भाई? ये इतना तो समझ आ गया ना अच्छे से? चलिए अब इसको उन कंक्लूजन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम इसको कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे, हमारा ये जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो कंक्लूजन क्या है। अब मैं रदरफोर्ड का मॉडल बना लेता हूं एक बार। ये है रदरफोर्ड का एटम का मॉडल, और ये है उसका न्यूक्लियस जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, अगर आप एक्चुअल में पढ़ोगे तो एटम के साइज का 1,00,000वां हिस्से से भी छोटा होता है। यानी एटम का जो साइज है उससे 1,00,000 गुना छोटा होता है उसका न्यूक्लियस, बल्कि उससे भी छोटा।
समझ गए आप इस बात में? प्रैक्टिकली जब बात करते हैं हम, तो जैसे ये आ गया अल्फा पार्टिकल, यहां से ऐसे खाली स्पेस है भाई, न्यूक्लियस तो काफी दूर है, तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट चला जाओगा। अब किसी भी चीज का सिर्फ 1,00,000वां हिस्सा ही भरा हुआ है, यानी आपका पानी का गिलास है, मैंने गिलास का जो टोटल वॉल्यूम है उसके 1,00,000वां हिस्से में पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा गिलास क्या है भाई, खाली, यानी मोस्ट ऑफ द ग्लास इज एम्प्टी। समझ में आ गई ना मेरी बात? तो वो वही केस क्या है यहां पर भी है कि भाई न्यूक्लियस तो एटम के 1,00,000वें हिस्से में है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एंड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, देन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल विल पास स्ट्रेट थ्रू एटम। समझ में आ गई मेरी बात? देन क्या होता है, अब मोस्टली तो स्ट्रेट हो गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरेंगे, उसके पास से गुजरेंगे, तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में हल्का सा क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन होते ही अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, समझ आ गई मेरी बात? लेकिन जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सामने आ जाएगा न्यूक्लियस के, जो अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा बिल्कुल सामने, वो डिफ्लेक्ट थोड़े होगा, वो तो क्या होगा, यानी यहां से रिपेल होगा और सेम पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। लेकिन न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, इसलिए जो डायरेक्ट बिल्कुल सामने टकराओगे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी, बहुत कम। और प्रैक्टिकली काउंट जब रदरफोर्ड ने करा उस चीज को, तो वो ऑलमोस्ट कितना था, 20,000 में से एक आउट ऑफ 20,000। जब टोटल 20,000 एटम की तरफ आते हैं तो उनमें से एक किसके ऊपर टकरा पाता है, न्यूक्लियस के ऊपर टकरा पाता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जो ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और मॉडल सारी चीज यहां पर मैच होगी, तो रदरफोर्ड मॉडल क्लियर है, समझ गए ना चीजें? ये था भाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ